हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो राष्ट्रीय काव्य धारा, जिसको हम भारत तेंदु काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये आधुनिक हिंदी काव्य धारा के बारे में जब हम बात कर रहे थे, उसी का अगला जो सीरीज़ आती है उसी बारे में ये, और उसी का भाग है ये। जब हम बात करते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास के बारे में या फिर आधुनिक हिंदी कविता के विकास के बारे में, तो हमने इसमें जाना था वीडियो के अंदर एक कड़ी थी उसके अंदर जो हमने देखी थी राष्ट्रीय काव्य धारा, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि जब हम बात करते हैं प्रगतिवादी काव्य धारा या भारत तेंदु युग, तो ये सब हम मिला के देख सकते हैं उसी के अंदर आती है, या फिर ये सब चीज़ें इसी भाषा काव्य धारा के अंदर आती हैं राष्ट्रीय काव्य धारा के अंदर। इसका टाइम देखा जाता है 1857 ईस्वी से लेकर 1920 तक का समय माना जाता है। तो इस वीडियो के अंदर उसी बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर ये काव्य धारा क्या है। तो राष्ट्रीय काव्य धारा जो शुरुआत होती है 1857 से इस काव्य धारा की शुरुआत को माना जाता है। अब राष्ट्रीय इसमें कहा गया कि इसके अंदर 1857 के बाद, पहले ही शुरुआत हो चुकी थी 1843 के अंदर, मगर 1857 के बाद ज़्यादा क्यों जोर पकड़ा इस चीज़ ने, क्योंकि 1857 के विद्रोह को जो अंग्रेज़ों के खिलाफ किया गया था उसको ज़बरदस्ती दबाया था अंग्रेज़ों ने, और बहुत से लोगों को फांसियाँ दी उसके अंदर। दिल्ली के अंदर खासकर बहुत ज़्यादा खून खराब हुए थे, मुसलमान खास करते हैं। मगर जो हम देखें, हम नॉर्मली इस चीज़ को जानें, तो यहाँ पर ये चीज़ होती है कि जब भारतीयों ने ये चीज़ देखी कि अंग्रेज़ तो भारतीय नहीं हैं, विदेशी हैं, भारत पे आके शासन कर रहे हैं और भारतीयों के साथ इतना बुरा बर्ताव वो कर रहे हैं, तो उन्होंने एक राष्ट्रीय जो मांग थी आज़ादी की, उसी के अंदर आकर काव्य की रचना करी। तो इसीलिए इसको हम राष्ट्रीय काव्य धारा कहते हैं। और जो इसका संबंध है वो खासकर भारतेंदु युग से है, ज़्यादातर भारतेंदु युग से संबंधित है ये। और दूसरा जो है वो द्विवेदी युग है, वो भी इसी के अंदर आता है, मगर द्विवेदी युग जो आता है वो बाद में आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो युग आता है वो बाद पहले आता है इसके अंदर। तो ये संबंधित खासकर आता है यहाँ पर भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से ये संबंधित है। इस काव्य धारा के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे कि हमने बात करी थी आधुनिक कविता के बारे में, जब विकास होता है आधुनिक कविता का, तो उसमें बदलाव यहाँ पर ये होता है कि जो पहले से चली आ रहे था, या जो पहले से हम देखने पता चली आ रही सिस्टम चला आ रहा था पहले तरह से, उसको बदल दिया गया। वो बदल गया। उसमें क्या हुआ कि जो रीति काल में श्रृंगारिकता थी वो कम हो गई, यहाँ पर श्रृंगारिकता कम हुई। और जो भक्ति काल है हमारा, हम देखें तो यहाँ पर भक्ति काल, तो यहाँ पर जो भक्ति काल के भक्ति गीत खत्म कम हुए, मतलब यहाँ पर भक्ति के जो गीत हैं इनका प्रचलन कम होता चला गया। भक्ति गीत हों या रीति काव्य हों, इन सब के अंदर परिवर्तन हुआ और इनका प्रयोग जो है वो बहुत ही कम होने लगा यहाँ पर। या हम दूसरी बात ये कह सकते हैं कि भाई प्रचलन बहुत ही कम हो गया यहाँ पर इससे ज़्यादा। तो इसके अंदर हुआ क्या बदलाव, फिर क्या चीज़ आई इसकी जगह, तो इसमें जो जो चीज़ें आई, राष्ट्र की स्थिति, खासकर स्थिति के अंदर ये दिखाया गया कि भारत के अंदर जो अंग्रेज़ हैं वो ज़बरदस्ती दमन कर रहे हैं। अब जब दमन हुआ, लोगों को फांसियाँ दी गई, मारा गया अंग्रेज़ों के ज़रिए से, लगान लगाया गया। और जो भारत के अंदर लोग थे उनकी कमज़ोरी थी अपनी खुद की, उन सब चीज़ों को जो काव्य रचनाएं हैं समाचार पत्रों के माध्यम से उसको प्रकाशित किया गया और लोगों तक पहुँचाया गया। जैसे कि सामाजिक है, राजनीतिक व्यवस्था भी ख़राब थी यहाँ की, धार्मिक रीति रिवाज सही नहीं थे बहुत से, उनको बदला गया, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई मुखर होकर, वो सब चीज़ें अखबार के अंदर दी गई। तो यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यधारा के अंदर क्या हुआ कि संबंधित है भारत तेंदु जी से और द्विवेदी जी से, और बदलाव यहाँ पर ये हुआ भक्ति काल के जो भक्ति गीत थे वो कम हो गए, चाहे वो कृष्ण भक्ति हो, राम भक्ति हो, या फिर संत हो, या फिर सूफी काव्य धारा हो। निर्गुण सगुण से कोई बात नहीं है, मगर बदलाव हो गया। जहाँ पर बात करी थी आज़ादी की बात, अब वो चीज़ के अंदर आ रही, मासिक समस्याएं थी वो चीज़ें शामिल की गई इसके अंदर। और जो इस काव्य धारा के प्रमुख कवि आते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, फिर अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी आदि। इसके अंदर जगमोहन सिंह, लवनीत, लाल चतुर्वेदी आदि इस काव्य धारा के मुख्य कवि हैं, जो कि हमें देखने को मिलता है इसके अंदर। अब यहीं से हम, जब हमने बात कर ली राष्ट्रीय काव्य धारा कि दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो हमें देख रहे हैं यहाँ पर कि हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग है, फिर दूसरा युग यहाँ पर द्विवेदी युग है।
तो हम दोनों युग पे नहीं जाएंगे, हम उनमें से एक पे बात करेंगे जिसको हम कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का युग। उनकी कविताओं के बारे में बात करेंगे और जो उनकी विशेषताएं रहीं उसके बारे में बात करेंगे। तो इनका काल है 1843, हमने पढ़ा था खैर यहाँ पर 1850 से 1900 तक माना जाता है इनका समय, यानी कि काफ़ी लंबा समय इनका रहा, 50 साल का समय। तो इसके बीच जो कविताएं लिखी गई उनके ऊपर प्रभाव रहा भाई तेंदु हरिश्चंद्र जो थे उनके काव्य रचना का और उनके तरीके का लिखने का। समय सीमा तो यही है यहाँ पर 1850 से लेकर 1900 तक जो समय रहा उसको हम इसमें देखते हैं। फिर हमें बदलाव इसके अंदर हम देखेंगे आगे चल के, और भी होते हैं बहुत सारे। खैर इसके अंदर जो भी है कि बदलाव यहाँ पर ये हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र में। जो भाषा थी वो तो उनकी भाषा अपनी वही की वही रही, ब्रज भाषा, मगर खड़ी बोलियों का इस्तेमाल वो करने लग जाते हैं, वो इसके अंदर हम जानेंगे विशेषताओं के अंदर। तो चलिए अब देख लेते हैं भारतेंदु जी के युग की काव्य विशेषताएं क्या हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आता है वो आती है भक्ति, देशभक्ति के बारे में, यानी कि देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना। देशभक्ति के बारे में तो हम ये देखेंगे कि देखिए जब पहले क्या आता है कि भारत में राजभक्ति थी। राजभक्ति भारतेंदु जी के टाइम में भी रहती है, क्योंकि जो राजा थे या सामंत थे उनके बारे में वो चीज़ें चलती रहीं, ख़त्म तो नहीं हुई थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेल है प्राचीन और नवीन जो विधाएं हैं या फिर जो परंपराएं हैं या अनुप्रयोग जिनको कहते हैं प्रयोग अनुप्रयोग, उनका ये मेल है। तो यहाँ पर ये बात तो साफ हो जाती है कि जो प्राचीन देशभक्ति जो राजभक्ति थी, मतलब अपने राजाओं की जो भक्ति थी कवियों की, वो ख़त्म नहीं हुई थी, कम तो हो गई थी, या बहुत से कवियों में नहीं थी, कुछ कवियों में थी वो चीज़। तो ये चीज़ आती, पर जो देशभक्ति थी कि जो भारतीय जो राष्ट्रीयता थी यहाँ पर वो उभर चुकी थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा भारत को लूटा, कई यहाँ के लोगों को मारा, और कई ऐसे उन्होंने काम करे जो भारतीयों के खिलाफ थे। परंपराएं ख़त्म करनी चाहिए, धार्मिक आस्था को नुकसान पहुँचाया उन्होंने। फिर फूट डाउन नीति की जो शासन का तरीका था उनका, वो उसका इस्तेमाल भी करते रहे यहाँ पर। तो जो यहाँ पर हम देखते हैं कि देशभक्ति के अंदर प्रमुख प्रवृत्ति है, सबसे ख़ास प्रवृत्ति है यहाँ पर। और यहाँ बदलाव खासकर ये होता है कि 1857 के बाद जब 1877 का दिल्ली दरबार लगता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर जो शासन होता है भारत का वो दे दिया जाता है सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथ में। ब्रिटिश जो ब्रितानी सरकार होती है वो उसको हाथ में तो ले लेती है, भारतीय सोचते हैं कि चलिए अब बेहतर ही हो जाएगा। तो इस बारे में बहुत सारे कविताएं लिखी जाती हैं, बताया जाता है इस चीज़ को, तो आशा बनती है, मगर वो आशा भी धीरे धीरे करके टूट जाती है। सुधरने की प्रार्थना करते हैं जो ब्रिटिश शासक हैं भारतीय, उनसे प्रार्थना करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं करहु आज स्वराज आप केवल भारत हित, केवल भारत के हित साधन में दीजिए चित। यानी पे धेमगन ने इस बात में कहा कि आप भारत पे राज तो कर रहे हैं तो भारत के ही हित में करिए, आप राज भारत पे कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि फ़ायदा अपना करिए, तो ये सही नहीं है कि आप भारत में रहते हैं। तो प्रार्थना मतलब बड़ी नरमी से ये बात कही जा रही है। तो यहाँ पर देख लो, अब समझ में आपका आने लग जाएगा चिन्ह से कि भाई कविताओं के बारे में बात कर रहे हैं, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। हाँ जो रहा उसको जान रहे हैं हम यहाँ पर कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर क्या वजह ऐसी हुई। तो इसमें पहली वजह यही थी कि जो हमने देखा था कि देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना इसके अंदर शामिल होती। और फिर हम कुछ चीज़ें इसके अंदर और देखते हैं कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं तो वो क्या कहते हैं, जो भारतीय लोग हैं सभी को, कुछ नहीं तो सीधा भारत के डालते हैं कि भाई हैं सब, क्योंकि भारतीय भारतीय सब हैं तो भाई हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम चाहे नीच जात का उस जात का, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पर बात की जाती थी देशभक्ति के बारे में, इसको हम एक चीज़ से और देख लेते हैं, राष्ट्रीयता, भारतीय राष्ट्रीयता। भारतीय राष्ट्रीयता की बात की जा रही थी कि भाई भारतीय हैं, इस चीज़ की गरिमा का ध्यान रखना है हमें। और प्रताप मिश्र जो है वो भाई की, वो भी भाई भाई करके कहते हैं इस तरह से, मतलब वो कह डालते हैं कि एक देश के वासी, भारत देश के वासी करके बोलते हैं वो उस बात को। तो क्या कहते हैं वो इस बारे में, अपने अत कहकर समस्त अपने तरह कहकर सभी भारतवासियों को संबोधित करते हैं कि सब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, इस तरह से कहा जाता है। मगर जो इससे पहले हम देख रहे थे तो वहाँ पर तो राजभक्ति चल रही होती है, उसमें ये बदलाव आ चुका होता है, यहाँ पर राष्ट्रीय की भावना आ चुकी होती है। ये संबोधन पहली बार आता है क्षेत्र और वर्ण से ऊपर उठकर है, कि जैसे कि बात करा कि भाई मेवाड़ का राजा अलग है, फिर जो हम देखते हैं गोंडा के राजा अलग हैं, बंगाल का राजा नवाब अलग है, अवध का नवाब अलग है, फिर वर्ण व्यवस्था है, हिंदू मुस्लिम में बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल पीछे कर दिया इन कवियों ने और कहा कि हम सब भारतीय हैं। इससे क्या हुआ कि भारतीयों जो सांस्कृतिक एकजुटता थी, कि जो हम भारतीयों की जो हमारे में स्पिरिट थी तरह की, वो चीज़ आ जाती है यहाँ पर। जैसे कि इसमें है रोहू सब मिली अहू, अब हूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुखाई,
भारत दुर्दशा देखी ना जाई, कि हम सब भारतीय हैं, भारत में ही रहते हैं और हमें भारत की दुर्दशा देखी नहीं जाती, इस बारे में ये कवि जो हैं कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहली भावना आती है वो देश की राष्ट्रीय भावना आ जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल जाती है हमें कि साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद मतलब होता है कि जैसे एक देश यहाँ पर है, दूसरा देश यहाँ पर है, तो एक देश जाके इस पर कब्जा कर रहा है और शासन करके मिला रहा है अपने अंदर, तो ये साम्राज्यवाद कहलाता है। तो इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई गई और उसको गलत ठहराया गया इस चीज़ के अंदर। तो यहाँ पर जो जनता थी उसको एकजुट किया गया और उसे दिखाया गया कि भाई हम गुलामी में हैं, हमें बात करनी है आज़ादी की। तो गुलामी जो थी, अब एक विद्रोह तो हो चुका था जो कि नाकाम रहा, काफ़ी तक कोशिश तो की गई, मतलब नाकाम रहा। तो अब भारतीयों ने हम देखते हैं कि हाँ, जो हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें तो देखने को चीज़ें मिलेंगी कि सांस्कृतिक विरोध करा, बहिष्कार करना शुरू कर दिया, कि जिनके विद्यालय थे पढ़ना बंद कर दिया, उनकी चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो इसकी वजह से क्या दिखाना चाहा कि हम जो भारतीय चीज़ें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। से कपड़ा था, सब मिलके पहनते थे, सूती कपड़े की उन्होंने शुरुआत करी, खादी इसको हम बोलते थे। खादी थोड़ा मतलब थोड़ा मोटा कपड़ा होता है, तो क्या आता है कि भारतीय कपड़ा है, सब बंदे एक जैसे हो जाएंगे यहाँ पर। फिर भारतीय जो समाज थी, लोगों के अंदर जो कमज़ोरियाँ थी, आलस्य, अशिक्षा, गरीबी, इसकी भी निंदा इन कवियों ने करी और ये कविताओं के उनके अंदर देखने को मिल जाता है हमें। तो दूसरी जो विशेषता इसके अंदर आती है वो राजभक्ति है। राजभक्ति देखिए, देशभक्ति होने बावजूद भी राजभक्ति है। मैंने बताया जैसे कि आपको कि भाई देशभक्ति थी, मगर जो राजभक्ति थी वो देश के अंदर शामिल थी। उन्होंने क्या करा, जो कवि थे उन्होंने दिखाया कि भाई जैसे ब्रिटिश राजा हैं उनको तो उन्होंने साइड में कर दिया, किनारे कर दिया। उन्होंने ये दिखाया कि जो भारतीय राजा हैं उनको आगे आना चाहिए, जो अपनी प्रजा है, जो अपने मतलब उनके क्षेत्र की प्रजा है उसके लिए काम करना चाहिए। जिसमें हम समाज सुधारक बात करते हैं यहाँ पर, कि समाज सुधारकों को देख कर समझ जा सकता है कि भारतीय हिंदू की कभी भक्ति तत्कालीन ऐतिहासिक ज़रूरी थी, मतलब भक्ति ज़रूरी थी। यानी कि जो राजा हैं अपने राजा की नहीं, भक्ति तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। चाहे ब्रिटिश राजा हो, वो कोई सा भी हो, तो उसको मतलब थोड़ा दिखाया, अपना राजा भी है और जो ब्रिटिश राजा है उसके भक्ति भी, उसके प्रति भी उन्होंने राजभक्ति रखती कहीं ना कहीं। ये किस तरह से करा, उन्होंने प्रार्थना करी कि देखिए आप हमारे देश पे शासन करते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भारत के नहीं काम करें। इस तरह से राजभक्ति एक विशेषता है जो उन्हीं कविताओं के अंदर देखने को मिल जाती है। फिर आता है हास्य व्यंग, मतलब मजाक बनाना, तंज करना किसी चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर इसमें क्या करा गया कि जैसे भारतीय हैं, अंग्रेज़ों, जो भारतीय जो कमियाँ हैं उनका मजाक बनाया गया कि भाई अब आप शिक्षित हैं तो मजाक बना दिया कि आपके अंदर कमियां हैं, समाज को खुद ही तोड़ के बैठे हुए हो और दूसरे से लड़ने के लिए जा रहे हो यहाँ पर। इसका मजाक बना के दिखाया गया, कविताओं के अंदर इस चीज़ को इस्तेमाल किया गया। फिर जो भारत जो राज हम देखते हैं ब्रिटिश हैं उनका मजाक बनाया गया इसके अंदर, उनकी जो सभ्यता है, सम्मान है, शासन है, उसका मजाक बनाया गया। जो भारत के अंदर कुरीतियाँ बता दी मैंने आपको कि अंधविश्वास थे, इन सब चीज़ों के ऊपर व्यंग किया गया। व्यंग जब मजाक बनता है इंसान तभी छोड़ता है कई चीज़ें करना। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान के लिए करनी बेहतर नहीं होती, मगर इंसान करे जाता है उस चीज़ को जब तक मजाक ना बने। तो उन्होंने भी ये चीज़ करी, व्यंग करा उसके ऊपर और कड़े प्रहार करे बिल्कुल कि ये चीज़ें गलत हैं, रीतियाँ गलत हैं, आपकी बहुत सारी शासन है, उसका मजाक बनाया उन्होंने। फिर तीसरी विशेषता जो आती है इसके अंदर, चौथी विशेषता जो आती है वो है समस्या पूर्ति। अब समस्या पूर्ति यहाँ पर क्या है, समस्या पूर्ति का मतलब ये नहीं कि समाज के अंदर सामान बांटते फिर रहे थे, कुछ परेशानी थी उनको हल करते फिर रहे थे। उनके हल के लिए वो एक सशस्त्र चला रहे थे, कैंपेन जिसे हम बोल सकते हैं, आंदोलन चल रहा था। ये समस्या पूर्ति थोड़ी सी अलग तरह की है। जैसे कि मंडली बना ली करते थे, वो 5 लोग इकट्ठे हो गए, बैठे हुए हैं, तो कोई समस्या बताई गई कि भाई समस्या समाज के अंदर है या फिर कोई चीज़ बता दी गई समस्या को, तो लोगों ने क्या करा, मिलकर समस्या का वो हल निकालते थे और समस्या को दूर करते थे। इसको समस्या पूर्ति कहते हैं। वो समस्या पूर्ति में वाक्यांश या काव्य रखा है, मतलब कोई किताब कविता है बना डाली तो इसमें गलती है, आप इसको ठीक करके दिखाइए, वो कर दिए उन्होंने। और फिर दूसरी चीज़ पे मतलब समस्या जो समाज के बारे में लिख डाला कि समाज में ये बुराई है, इसको ठीक करने के लिए आप बताइए कविता में कैसे लिखा जाए, वो चीज़ कर दी गई। और जो जीतता था उसको पुरस्कार वगैरह मिल जाया करते थे इसके अंदर। इसमें रामकृष्ण वर्मा, प्रेमगन बैनर, ब्रेनी, ब्रज आदि कवि जो हैं वो समस्या पूर्ति प्रसिद्ध हैं। ये साथ ही मतलब जो समाज के अंदर समस्या या फिर कविता में जो कमियां होती थी उनको उजागर करते थे और ठीक करके लिखा करते थे। क्या करा, भारतेंद्र जी ने समस्या पूर्ति के जरिए कविता के विकास का मार्ग ढूंढा कि समाज के अंदर जो परेशानी है उसको दिखाया, लिखा गया। और उन्होंने कविता वादिनी सभा का मतलब निर्माण करा, स्थापना करी।
फिर आता है समाज सुधार, जिसको हम जनवादी चाहता के तौर पर पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी बात लिखी आती, कहीं पर जनवादी लिखा हुआ मिलता है आपको। तो समाज सुधार के अंदर तो हम ये जानते हैं कि समाज के अंदर बुराइयाँ थी बहुत सारी। समाज बटा हुआ था, औरतों में शिक्षा नहीं थी, फिर अधिकार नहीं थे औरतों के, हिंदू मुस्लिम भी थी यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, सब चीज़ें थी। बाल विवाह जिसमें आ गया, और सती विवाह है, सती प्रथा है, जातिवाद है। तो ये सब चीज़ें जो थी, इनका जो रचनाकार थे उन्होंने दिखाया कि भारतीय पर शासन जो ब्रिटिश कर रहे हैं वो यूं ही कर रहे हैं कि आप कमज़ोर हैं, आप बटे हुए हैं, आपस में नहीं हैं मिले हुए। लेकिन ब्रिटिश ये बात ध्यान रखते हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, जो यूरोपीय लोग हैं, वो जानते हैं कि भाई हम भारतीय तो नहीं हैं, हम यूरोपीय हैं। वो इसलिए देखते कि कोई कौन है वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम ब्रिटेन से आए हैं, राज करना है हमें, धर्म वाला कुछ नहीं देखते वो अपना, न जाति देखते वो अपनी। तो वो इसके ऊपर कड़ा प्रहार करते हैं और एक आंदोलन चलाते हैं, और चलता भी उस समय काफ़ी, कि भैया बर्दाश्त नहीं होगा, बदलाव कहा जाएगा। तो कानूनी बनाती है ब्रिटिश सरकार इस चीज़ के अंदर। तो इसमें जो हम देखते हैं कि ब्राह्मण समाज है, आर्य समाज है। आर्य समाज को बहुत सारे लोग जानते होंगे, ब्राह्मण समाज भी जानते होंगे आप बहुत से लोग, राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था इसको। और आर्य समाज भी है यहाँ पर। तो ये आपने मंदिर भी देखे होंगे इनके बहुत सारे। तो इन्होंने दिखाया कि भाई समाज के अंदर जैसे कि विधवा विवाह है, बाल विवाह है, उन्होंने कहा ये समाज की बुरी नीति है, आप इसको ख़त्म करिए। सती प्रथा है, अब आदमी मर गया, इसमें गलती तो औरत की नहीं है, अब वो उसकी मौत थी तो वो मर गया, तो भाई अब ज़रूरी नहीं है कि अगर औरत अपनी इच्छा चाहती है तो वो सती होती है, मगर ज़बरदस्ती सती करवा देना बिल्कुल ही गलत है समाज के अंदर ये चीज़। और अपना भी मरना ही गलत है, अब जो इंसान चला गया उसके लिए तो नहीं मर सकते। तो ये समाज थे, और इनके मंदिर भी आज के समय में देखने को मिल जाएंगे आपको। ये एक तरह से मतलब संप्रदाय ख़त्म करना चाहिए, संप्रदाय बन गई है अपना आप ही आज के समय में आके रही है। तो उन्होंने दिखाया कि समाज में बुराइयां हैं, उनको जागर करा और तरीक़े बताए, यानी कि सुधार करा। अब ये कैसे हुआ? कविताओं के माध्यम से हुआ। कविताएं लिखी, अखबार में पहुँचाई, जगह जगह पहुँच गई, लोगों में बदलाव आता गया। जैसे कि निज भाषा उन्नते आहे, सब उन्नति को भूल के, सबकी भाषा अलग अलग जो भी हो, पर हम सब लोग अपनी उन्नति जो है करनी चाहिए हम लोगों को यहाँ पर। फिर भाषा से बाहर निकल के आती है भाषा के बारे में। भाषा यहाँ पर जो थी वो ब्रिज भाषा ही रही, क्योंकि भारत जी का युग था, इसलिए उन्होंने ब्रिज भाषा जो थी, उनकी अपनी स्थानीय भाषा थी, वो उसी का इस्तेमाल करते थे। मगर जो गद्य हैं, ये गद्य जो होते हैं, गद्य के अंदर खड़ी बोली का इस्तेमाल हुआ, मगर वो बाद में जाके हुआ काफ़ी। और बाद में होते होते तो फिर जो हम देखते हैं खड़ी बोली तो इस्तेमाल में होने लग जाती है काफ़ी, मगर जो प्रमुख भाषा थी वो ब्रिज ही रहती है यहाँ पर। बद्रीनाथ चौधरी, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र आदि जो है वो कविता के जो हम इस्तेमाल करते देखने को मिलेगा हमें, वो इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, किसका? खड़ी बोली का। और जो भारतेंदु जी हैं वो उन्होंने खुद भी इस्तेमाल करा है कहीं ना कहीं यहाँ पर। जो हमें जो है चाहते निभाते हैं प्रेम घन, उन दिलदारों से ही उन दिलदारों से ही मेल मिला लेते हैं, जो हमें चाहते हैं उनसे मिल जाते हैं। हम बात कह रहे हैं कि ये खड़ी बोली है, इसका इस्तेमाल हो रहा है, ब्रिज भाषा ये नहीं है। फिर काव्य रूप है, तो काव्य रूप के अंदर एक होती है मुक्तक शैली, एक होती है प्रबंध शैली। वक्त मिले तो वीडियो बनाऊंगा मैं उनके बारे में भी अलग से। और जो हमने पीछे भी देखा एक चीज़ और थी यहाँ पर, जैसे कि चलिए छोड़िए, दिमाग निकल गया। मुक्तक शैली और काव्य शैली है, मैं इसके बारे में बना दूंगा अलग से वीडियो, समझ में आ जाएगी आपको अच्छी तरह से। तो मुक्तक शैली भी काव्य लिखा गया और प्रबंध शैली में भी लिखा गया। प्रबंध शैली जो होती है वो खासकर राजाओं के लिए लिखी जाती है, समझाया जाता है समाज के बारे में कि भाई समाज को किस तरह संभालना है, आपको क्या नीतियाँ बनानी हो। मुक्तक शैली होती है वो खुली तरह पर लिखी हुई होती है, वो किसी शैली के अंदर बंदी हुई नहीं होती, वो मतलब कोई ग्रामिकल जो चीज़ हम कह सकते हैं व्याकरण उसमें ज़्यादा खास नहीं होता। तो इसमें कुछ जो खासकर हैं, पहले तो इसमें आते हैं श्री नारायण, श्री ललित रामायण, ये प्रबंध शैली के कवि हैं। और श्री विश्राम सागर जो है वो ये मुक्तक शैली के हैं, विश्राम सागर जो है वो प्रबंध काव्य के कवि हैं यहाँ पर। अब देखिए बताया था मैंने आपको कि भारतेंदु ने अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुनकरियों का वो इस्तेमाल करते हैं, वो उसके ज़रिए दिखाते हैं समाज की बुराइयों के बारे में। जो राजनीतिक व्यवस्था है, समाज है, उसको बदलना चाहिए, वो उसको दिखाते हैं इस चीज़ के अंदर। तो वो काव्य रचना के अंदर आता है यहाँ पर, मतलब जो पहेलियाँ हैं, मुनकरियाँ हैं, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आता है यहाँ पर कलात्मकता का अभाव। देखिए कलात्मकता का अभाव कैसे रहा यहाँ पर, खासकर समाचार पत्र लिखे उन्होंने, उसके जरिए से उनको पहुँचाई थी अपनी बात। अब समाचार पत्र में इतना तो वो दिखाएंगे नहीं कि सजा जा के लिखेंगे उसको, श्रृंगारिकता थी यहाँ पर। देखिए एक विशेषता यहाँ पर ये भी है कि श्रृंगारिकता थी उसके अंदर,
उस चीज़ को अच्छे से तरीके पर लिखा गया था, मगर उस तरह से नहीं लिखा गया क्योंकि उनको प्रचार करना था अपना। फिर एक बात ये थी कि यहाँ पर अगर हम श्रृंगारिकता का इस्तेमाल करेंगे तो समाज में बदलाव भी कहाँ से आएगा। जो पैसे चले आ रहे हैं उसको बदलेंगे कैसे हम। तो ये चीज़ें थी, इस वजह से इसमें कलात्मकता जो होती है, श्रृंगारिकता हो, वो चीज़ों का अभाव रहा यहाँ पर। जो बात कहनी है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने बात को कहा। और यहाँ पर जो चीज़ें थी इस तरह से विशेषताएँ इसकी शामिल हो जाती हैं। तो ये विशेषताएँ रहीं, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो यहीं पर हमारी कंप्लीट होती है। और जो कुछ इनके जो हम देखते हैं रचनाकार हैं, रचनाकार भी देख लीजिए एक बार, खासकर जो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रेम सरोवर ये आपने पढ़ी होंगी, इनकी किताबें थे, कविताएँ प्रेम फुलवारी, वेणु गीतिका, प्रेम मल्लिका, बदी का नाम जिसको हम प्रेम घन बोलते हैं, जीर्ण जनपद। और ये किताबें इनकी अपनी अपनी लिखी हुई हैं, ये जान सकते हैं आप। तो ये वीडियो कंप्लीट होती है यहीं पर, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर भी, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।